यहाँ पर एक और दूसरी स्थिति आती है महाराष्ट्र और यूपी के बाद बिहार की। बिहार के भीतर उस ताकत के साथ नजर आरजेडी इस चरण में नजर नहीं आई। यहां तक कि जो सारण की सीट है, जहां पर राजीव प्रताप रूडी जिन्होंने पिछली बार चंद्रिका राय को हराया था, इस बार चंद्रिका राय उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। और दूसरी तरफ किडनी देने वाली बेटी लालू प्रसाद की सबसे प्रिय बेटी, छोटी बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में थी। राजीव प्रताप रूडी लगातार चुनाव जीते रहे 2 बार से, लेकिन संदेश इस दौर में यह है कि एक तरफ रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी और अपनी किडनी दी हुई है, तो इससे बेहतर बेटी हो नहीं सकती है। लेकिन दूसरी ओर चंद्रिका राय ने उस पूरे वोट को बांट डाला जो रोहिणी आचार्य के साथ था, क्योंकि चंद्रिका राय ऐश्वर्या के पिता हैं, वो ऐश्वर्या जिसका विवाह तेज प्रताप से हुआ और तेज प्रताप की वजह से उनकी बेटी को घर छोड़ करके निकलना पड़ा। जब बेटी ने घर छोड़ दिया तो चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़ दी और जेडीयू में शामिल हो गए और इस चुनाव में वो घूम घूम करके प्रचार करते रहे। अगर रूडी जीतेंगे तो उसके सबसे बड़ी वजह चंद्रिका राय होंगे। चंद्रिका राय, आप ध्यान दीजिए, दरोगा राय के पुत्र हैं, जो 70 के दशक में मुख्यमंत्री बिहार के बने थे और इनकी काफी करीबी रहे, लालू यादव से करीबी रही। लेकिन उनकी बेटी के साथ जब ऐसा हुआ कि घर से छुड़वा दिया गया, ये संदेश लगातार चलते चला गया। वहीं दूसरी बात काफी महत्वपूर्ण थी कि रोहिणी आचार्य सियासी तौर पर परिपक्व नहीं है, इसीलिए जब जब वो वोटरों से टकराई, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो लोग उसको पचा ही नहीं पाए। तो ये सारण की सीट जो है, अगर आरजेडी नहीं जीत रही है तो बाकी जगहों पर क्या होगा, यह केवल इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाजीपुर में चिराग पासवान कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के राम मैदान में, यानी शिवचंद्र राम जो पिछली बार पशुपति नाथ पारस से चुनाव हारे थे, इस बार भी उनको खड़ा किया गया। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान के प्रति गजब के लोगों के भीतर, वोट देने वालों के भीतर लाइन थी। मधुबनी के भीतर अशोक कुमार यादव, सीतामढ़ी के भीतर देवेंद्र चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के, और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी। सवाल उठता है कि इन तीनों को चुनौती कौन देगा। यहाँ पर यह सवाल उठा कि क्या मधुबनी के भीतर मोहम्मद अशरफ अली फातमी चुनौती देने की स्थिति में है और सीतामढ़ी में अर्जुन राय चुनौती देने की स्थिति में है। यानी सीतामढ़ी और मधुबनी का जो जीत हार का जो पूरा कॉकटेल होगा वो बहुत छोटा होगा। और मुजफ्फरपुर के भीतर कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे अजय निषाद, क्या यह भी चुनौती देंगे इस दौर में? लेकिन राजभूषण चौधरी को लेकर के यहाँ पर जो पूरा संगठन काम कर रहा था, उस हिसाब से संगठन उनके अनुकूल वहां पर नजर नहीं आया, जो आरजेडी का संगठन नजर आना चाहिए था। और एक संदेश अंदरूनी तौर पर यह लगातार रहा है, आरजेडी जहां पर मजबूत है वहां पर वो मजबूती के साथ खुद को रखती है, जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट आता है वहां पर वो डगमगाने लगती है। क्या बिहार के भीतर विकल्प कोई ना आए, कहीं ऐसी सोच है? ये सारे सवाल होते हैं और इन सवालों के तहत सारण का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है। जब आप डाटा को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ सबसे ज्यादा यादव है, 3.5 लाख यादव। लेकिन हमने कहा चंद्रिका राय, एक और खड़े हैं, दूसरी ओर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। ये चीजें बट गई और छपरा शुगर मिल शुरू नहीं हो पाई। इसका घाटा रूडी को जरूर भुगतना पड़ेगा। और जो वहां पर विधानसभा है, अगर उसको भी अगर आप देखिएगा तो छपरा और अमनौर जो बीजेपी का गढ़ है, अपने तौर पर वहां पर वो चुनाव जीती थी। यहाँ पर इस बार उनके अनुकूल वोटिंग हुई है, ये बहुत साफ तौर पर वहां से जो जानकारी निकल करके आती है वो खुलेआम। खासतौर पर बालू माइनिंग से जुड़े हुए करीब 40 लाख लोग इस दौर में परेशान हैं। और अब सवाल उठता है कि जब सरकार नीतीश कुमार की है, बीजेपी साथ है, तो परेशान रह करके अगर आप शिफ्ट भी होंगे तो भी आपके हिस्से में चीजें नहीं आएंगी, वो अभी बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। ये सारी स्थिति जो है बिहार के भीतर की नजर आती है। पश्चिम बंगाल के भीतर की बात करें, लेकिन उससे पहले झारखंड का जिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में तीनों सीट आते हैं। लेकिन पहली बार सीपीआई एमएल कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी सामने है। वह कैडर के साथ जिस प्रकार से चुनाव मैदान में है, वो चुनौती देते हुए दिख रही है। बाकी दोनों जगह पर हजारीबाग एक क्रूशियल इलाका इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो है वहां पर जयंत सिन्हा को टिकट नहीं मिला। इससे पहले यशवंत सिन्हा पहले ही कट चुके थे। इनका पूरा ग्रुप मनीष जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ और जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में। तो हजारीबाग की सीट
नाजुक है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट के तौर पर हमेशा कही जाती रही, वह कहीं इस बार डगमगा न जाए। यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या करीब करीब 15 से 17% के आसपास, दलितों की संख्या करीब करीब 15% है, ट्राइबल्स भी वहाँ पे करीब करीब 12-13% के आसपास है। ये सारे संदेश एक साथ जुड़ करके बहुत साफ कहते हैं कि स्थिति वहाँ पे नाजुक है। महत्वपूर्ण स्थिति यह भी है कि हजारीबाग में मनीष जायसवाल और जयप्रकाश भाई पटेल, ये दोनों पहले अलग अलग पार्टियों के भीतर थे। मनीष जायसवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, झारखंड विकास मोर्चा से निकल के जेएमएम में आए, और फिर मानू विधानसभा क्षेत्र में पटेल और जायसवाल दोनों टकराए थे, वहां पर पटेल जीते थे। और जो पटेल के पिता, अगर आप ध्यान देंगे तो एक लाल महतो, जो 5 बार एमएलए रहे, 1 बार सांसद रहे, इसीलिए इस जगह के ऊपर हजारीबाग की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। महत्वपूर्ण इस दौर का ये है बंगाल। बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आसमानी उड़ान भरी थी, और इस दौर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास हुगली, बैरकपुर और बानगांव 3 सीट थी, और बाकी 4 सीट आरामबाग, कुलवेरिया, हावड़ा और शिवांग, ये सब टीएमसी के पास थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हुगली और बैरकपुर में भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़खड़ा तो नहीं रही। हालांकि हुगली में चटर्जी जी हैं, उनके खिलाफ रचना बनर्जी को खड़ा किया गया, लेकिन फिर एक और सवाल संगठन का। और बैरकपुर में तो पिछली बार बहुत कम वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, केवल 14,000 वोटों से जीती थी। इस बार यहाँ पर टीएमसी के पार्थव भौमिक। लेकिन एक ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि एक तीसरे उम्मीदवार के तौर पर सीपीएम की मौजूदगी हर जगह नजर आती है। कुलवेरिया में कांग्रेस की मौजूदगी, बानगांव में भी कांग्रेस की मौजूदगी, और बाकी जगह सीपीएम की मौजूदगी है। यानी जरा सा भी वोट अगर बढ़ जाता है, जो अच्छा इसका मैसेज ये जाएगा कि दरअसल इस बार बहुत सीधा मुकाबला मान रहे हैं, कांग्रेस और सीपीएम को लोग देख नहीं रहे हैं, जहां वो टक्कर में नहीं। इस बार घाटा बैरकपुर में भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसका बहुत बड़ा घाटा हुगली में चटर्जी को होगा, और बानगांव में शांतनु ठाकुर, इनकी स्थिति मजबूत है। हालांकि टीएमसी की तरफ से एक हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रदीप सिंह हैं, लेकिन उनकी स्थिति मजबूत नहीं है। तो अपने तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें पानी थी, वो पाने की जगह अगर 1-2 सीट भी अगर इस चरण में कम हो जाती है तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। अपनी सीट टीएमसी बचाते हुए 2 सीटों पर जीत हासिल कर ले तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद ओडिशा से भी रही है, और ओडिशा के भीतर वह इस बात को मान के चल रही थी कि इस बार उसके हक में होगा। लेकिन जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव जीती थी, बोलांगीर की सीट इस बार उसके लिए अनुकूल स्थिति बोलांगीर में भी नहीं है। हालांकि उसकी स्थिति अपनी सुंदरगढ़ में काफी मजबूत है, उसकी स्थिति स्वर्णगढ़ में मजबूत है जहां पर भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन बोलांगीर में मजबूत रही है। तंदमाल में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, बीजेडी, वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार है, और दूसरी तरफ सामंत साहब हैं जो बीजेडी के हैं, उनकी स्थिति वो ट्राइबल्स के बीच है, ट्राइबल्स के स्कूल चलाते हैं, इसका लाभ उनके साथ है। पिछली बार भी वो करीब 1.5 लाख वोट से जीते थे। तो कंधमाल की सीट जो है बीजेडी के हक में है। आस्का की सीट, उसमें भी अपने तौर पर चेंज किया गया था, बीजेडी जीती थी पिछले बार, इस बार चेंज किया गया उम्मीदवार वहां पर, और इनके जरिए यह सीट बीजेडी ने अपने अनुकूल बना करके रखी। यानी इस दौर में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौर में 3 राज्य एक तरफा वोटिंग के हिसाब से है, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। वो महाराष्ट्र है, वो उत्तर प्रदेश है, वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर बीजेपी को ऐसा लग रहा था उसको लाभ मिलेगा, लेकिन वो घाटा ही घाटा है उसको। बिहार में वो अपनी जगह पे बरकरार रखे हुए, झारखंड में हजारीबाग मुश्किल में है, और एक सीट और जिसका इस बात कर रहे थे कोडरमा में चुनौती दे रहे हैं, यानी झारखंड में भी झटका लगने की स्थिति में उनके सामने आकर खड़ी हो चली। जो संदेश इस पूरे के पूरे 5वें चरण की वोटिंग से निकल करके आ रहा है, वो बहुत साफ साफ बता रहा है कि अगर 41 लोकसभा सीटों में से खिसक कर इस दायरे में बीजेपी अगर 20 सीट पर आके अटक जाती है तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होगी। और ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी 50% सीट किसी एक ही चरण में, एक झटके में कम हो जाए, ये वही चरण है। और इसीलिए यह डाटा, ये चुनौतीपूर्ण और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सामने आकर के खड़े हो गए। यहाँ एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जम्मू कश्मीर को लेकर के लद्दाख के भीतर वोट परसेंटेज का बढ़ना, संदेश बहुत साफ है। इस बार वहां पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, जो पिछली बार नहीं जीती थी। वोट परसेंटेज बढ़ा है जम्मू कश्मीर के भीतर में, जहां पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी हो सकता है इस बार उमर अब्दुल्ला चुनाव हार जाए।
सज्जाद लोन उनके खिलाफ खड़े हैं, ऐसा हो सकता है। और सियासी तौर पर यह जम्मू कश्मीर की राजनीति में शायद एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा इस बार। देखते रहिए। दो बड़ा मैसेज कि 5वें चरण की वोटिंग ने एक मैसेज दे दिया है देश को कि बीजेपी अपने बूते अपने तरीके से जो चुनाव लड़ रही थी उसमें कहीं गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में अब नजर आने लगी। जो चौथे चरण से खुल करके नजर आई वो 5वें चरण में व्यापक हो गई। छठे 7वें चरण में क्या कुछ होगा ये कोई नहीं कह सकता। महाराष्ट्र के भीतर 48 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। पूरे महाराष्ट्र का भी एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल ने संदेश दिया कि सब कुछ बीजेपी के अनुकूल इस बार नहीं है, और जिस नवीन पटनायक को दरकिनार कर वह फतह लहरा रहे थे वहां पर भी अपनी सीट बचाने के लाले भारतीय जनता पार्टी के साथ पड़ चुके हैं। बाकी दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद जय भारत।